नमस्कार। द नागरिक में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चाय चर्चा और चेंज। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं पत्रकारों के साथ, विशेषज्ञों के साथ। आज का मुद्दा है राहुल गांधी। राहुल गांधी पे आज सुनवाई होनी थी दिल्ली यहाँ सुप्रीम कोर्ट में। गुजरात हाई कोर्ट के फैसला के बाद जो मोदी सरनेम मानहानि मुकदमा है, जो लंबे समय से चल रहा है, ये केस हुआ था 13 अप्रैल 2019 को, जो उन्होंने भाषण दिया था कोलार में, कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान। उसी को लेकर के पूर्णेश मोदी हैं, जो बीजेपी के एक नेता, उन्होंने केस किया था। इस पे पहले सेशन कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने और फिर गुजरात हाई कोर्ट ने सजा सुनाई, बरकरार रखी 2 साल की सजा, जिसके तहत उनको जो है संसद सदस्यता उनकी चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आया और आज लगा कि आज फैसला होगा। लेकिन याचिकाकर्ता के जो वकील थे सिंघवी साहब, यानी राहुल गांधी के जो वकील थे, उन्होंने कहा कि आप जो है इस सजा को निलंबित कीजिए, क्योंकि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो अधिकार है वो बाधित हो रहा है। और एक सांसद जो है वो अपने संसद सत्र में नहीं बोल पा रहा है, तो संसद सत्र चला जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा, 2 जजों की जो खंडपीठ थी, उसने कहा कि जो है अभी हम कोई आदेश नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो जिन्होंने ये केस दायर किया है, यानी जो दूसरा पक्ष है, उसको बिना सुने हुए। तो दूसरे पक्ष के वकीलों ने मांगा था 21 दिन का समय नोटिस का, कि वो नोटिस का जवाब हमें 21 दिनों के बाद दे पाएंगे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको 10 दिनों के भीतर ये जवाब सबमिट करना होगा। और अगली सुनवाई अब जो है वो 4 अगस्त को होगी। तो 4 अगस्त को होगी, तो मतलब अब क्या होगा ये अभी तक तय नहीं है। अगर सजा बरकरार रहती है तो फिर राहुल गांधी 8 साल के लिए चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, यानी 2024 का चुनाव और 2031 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं 3 वरिष्ठ पत्रकार और एक प्रोफेसर साहब हमारे, जो राजनीतिक विश्लेषक है। परिचय मैं करा दूं, हालांकि आप सब लोगों को जानते हैं। प्रोफेसर स्वामी जी जो हैं वो ये MIT यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे और राजनीतिक की बड़ी गहरी समझ रखते हैं, कई चैनलों पे आते हैं। सुनील शुक्ला जी आकाशवाणी में रहे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक भदौरिया साहब और कुमार भवेश साहब दोनों अमर उजाला के अलग अलग एडिशनल के एडिटर रहे और लंबे समय से पत्रकारिता में हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं सुनील जी आपसे। ये जो अब क्या होता है, क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, ये तो बताना अभी मुश्किल है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, अगर मान लिया कि राहुल गांधी को अभी तो तारीख मिल गई है, लेकिन वो ये तारीख वो वाली नहीं है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख वाली तारीख ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली तारीख पर फैसला होगा, तो संभवतः सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 4 अगस्त को आएगा। लेकिन मान लिया कि उस फैसले में जो है राहुल गांधी की सजा बरकरार रह जाती 2 साल की, तब क्या होगा? और तब की हालत में इसमें क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी का चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? धन्यवाद धनंजय जी। निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय के निर्णय के ऊपर कोई संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती कि न्यायालय का रुख क्या होगा, न्यायालय क्या करेगा। लेकिन न्यायालय जो कुछ भी करता है, अगर आप व्यवस्था देखेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई तर्क होता है, न्यायिक व्यवस्था होती है। इस तरह के मामलों के अतीत में अगर आप जाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को अगर आप देखें, जिसको नजीर कहते हैं, तो इस मामले में यह देशवासियों को या समझदार लोगों को लग सकता है कि राहत मिल सकती है राहुल गांधी को। आपके सामने 2 प्रमुख मामले हैं। अगर आप एक मामला उनका है नवजोत सिंह सिद्धू का, जिसमें उनको सजा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में सजा दी, लेकिन उनके कन्विक्शन पर रोक लगा दिया। जब स्टे मांग लिया है कन्विक्शन पर, तो इसी सर्वोच्च न्यायालय ने इनके उस वर्डिक्ट पर रोक लगा दिया था। बाद में जब ट्रायल हुआ, ट्रायल में उनको सजा हुई, सजा को भी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखा और कोई राहत नहीं दी, लेकिन कन्विक्शन को स्टे किया था। इसके अलावा आप याद कीजिए जयललिता का मामला और मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को। मद्रास उच्च न्यायालय ने भी जयललिता जी को के कन्विक्शन को स्टे किया था और उनको राहत दी थी। इस तरह यह देश का अब तक का मतलब प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक का अनोखा मामला है ये,
कि जिसमें डिफेमेशन केस में जो अधिकतम सजा है वह मुकर्रर की गई और कोई राहत ट्रायल कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक कोई राहत नहीं दी गई। और जो अगर आज आप देखिए तो आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पे तर्क टिप्पणियां की हैं कि जिस तरह का आदेश इस मामले में हाई कोर्ट ने दिया है वह समझ से परे है। उसमें कई ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसकी आवश्यकता नहीं। 100 पन्ने का आदेश का कोई मतलब नहीं है। विषय यह था कि आप केवल इस आदेश का पर स्टे कन्विक्शन को स्टे दे सकते हैं या नहीं दे सकते। लेकिन हाईकोर्ट ने जिस तरीके का आदेश जारी किया, इतने लंबे व्याख्यान की आवश्यकता नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपने सुनवाई के दौरान इस तरह की कही, जस्टिस वी.आर. गवई और जस्टिस पी.के. मिश्रा साहब की अदालत ने। और अदालत ने कितनी साफ गोई से अपनी बात कही है। अगर आप गवई साहब ने जो बात कही है, जस्टिस गवई ने, आप उस पर ध्यान दीजिए। उन्होंने दोनों माननीय अधिवक्ताओं से कहा कि जजमेंट तो जो होगा ही, आप ये जान लीजिए कि मेरी पृष्ठभूमि क्या है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता कांग्रेस के सांसद रहे। उन्होंने ये भी कहा कि आप दोनों माननीय जो विद्वान अधिवक्तागण हैं, उन दोनों के मेरे पिताजी मित्र रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे भाई आज भी कांग्रेस के सदस्य हैं। अगर इन तथ्यों के बावजूद अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी सुनवाई करूं तो मैं करूंगा, नहीं तो अपने आप को अलग कर लूंगा। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं ने कहा कि नहीं, आप इस मामले की सुनवाई करें, हमें आप पे कोई आपत्ति नहीं। यानी बड़ी साफ गोई के साथ गवई साहब ने कहा अपने उसके सामने। और 1 महीने का समय मांगा जा रहा था। आपकी आवाज नहीं आ रही है। इस प्रसंग से एक जो है मुझे याद आया अचानक, जो हमारी कहानी है पंच परमेश्वर प्रेमचंद जी की, कि पंच में परमेश्वर का निवास होता है। वो जो है बड़ा चरितार्थ होता है और लगता है कि हमारे समाज की जो कहानी है कितनी कालजयी है। और हमारे जज और हमारे वकील, जज साहब ने भी अपनी ईमानदारी से बात रखी और वकीलों ने भी कहा कि नहीं सर, आप परमेश्वर हो। मतलब जज की कुर्सी पे जो बैठ गया वो किसी व्यक्ति से, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। बहुत अच्छी बात है जी। नहीं धनंजय जी, कई बार हुआ है। कई बार अधिवक्ताओं ने न्यायालय में एप्लीकेशन दी है कि मैं माननीय न्यायमूर्ति के सामने अपने मामले की सुनवाई नहीं करना चाहता। हाईकोर्ट में कई उदाहरण है, सुप्रीम कोर्ट में भी उदाहरण है। लेकिन जिस तरीके से जस्टिस गवई ने अपनी बात को रखा और साफ साफ कहा कि आज भी मेरे भाई कांग्रेस के सदस्य हैं और कांग्रेस के नेता हैं। और वो उन्होंने भी कहा कि आप मेरे पिताजी, आप दोनों लोगों के पिताजी के मित्र रह चुके हैं, उनके साथ संसद में बैठ चुके हैं। और मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि, परिवार के लोग कांग्रेस के सदस्य रहे। यह तथ्य है। इस तथ्य की जानकारी आपको होगी, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। और बावजूद इसके दोनों न्यायाधीशों ने कहा, दोनों अधिवक्ताओं ने कहा कि आप मामले की सुनवाई करेंगे। जो प्रतिपक्ष जिनकी याचिका पर राहुल गांधी को सजा हुई है, पूर्णेश मोदी जी के, उन्होंने उनके अधिवक्ता ने 1 महीने का समय मांगा। लेकिन राहुल गांधी के अधिवक्ता सिंघवी साहब ने कहा कि साहब 111 दिन एक सांसद संसद की कार्रवाई में भाग नहीं ले सके हैं और यह एक तरह का अन्याय है, इसलिए इसको जल्दी सुना जाए। तो न्यायालय ने उन्हें इस मामले की अगली तारीख 4 अगस्त तय कर दी और कहा कि आप और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया और कहा कि आप अपने लिखित जो भी आपको आपत्ति दाखिल करनी है अपने दाखिल कीजिए और अपने तर्क रखिए। गोया कि जो सर्वोच्च न्यायालय का एक तरीका होता है जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना जाता है, उस तरीके से ही इस पे आज चर्चा हुई। और बिल्कुल सही कि कानूनी कार्रवाइयों के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। कानून में समझने के व्याख्या के अपने अपने मतलब होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। लेकिन इस तरह के मामलों में अब तक का जो सर्वोच्च न्यायालय का इतिहास रहा है और जिस तरह की नजीरें रही हैं, सर्वोच्च न्यायालय में अब तक किसी मामले में ऐसा नहीं हुआ कि स्टे न दिया, उसकी इस वर्डिक्ट को रोका न, इस तरह के मामलों में, कई मामलों में नहीं, लेकिन इस तरह के मामलों में जो जितने अभी तक के फैसले हैं और उसमें याचिकाकर्ता को राहत मिली है। और अगर ये राहत मिलती है तो कोई वही कानून सम्मत होगा। आप दुनिया के तमाम देश हैं जिसमें डिफेमेशन को आपराधिक मामले माने ही नहीं जा रहे हैं। एक तो जेल की सजा नहीं मानी जा रही है, बस लोगों ने खारिज कर दिया अपने यहाँ से। तमाम विकसित देश हैं जिन्होंने कहा कि डिफेमेशन में जेल ये आपराधिक घटना नहीं है और जेल कोई नहीं जाएगा।
हाँ, अगर कोई आर्थिक राहत है, कोई मुआवजा है, कोई दंड है, उसको आप दिया जा सकता है। अपने देश में भी, हिंदुस्तान में भी इस कानून को लेकर के बहस चल रही है और अब तक में ये पहली बार हुआ है कि किसी डिफेमेशन के केस में। और अगर आप उसकी ही बात कीजिए, जिस तरीके से राहुल गांधी की सजा को सदस्यता को खत्म की गई, इस पे बहस होनी चाहिए कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने की जो प्रक्रिया है, क्या उस प्रक्रिया को अपनाया गया? आखिर संसद का गठन कौन करता है? संसद का गठन लोकसभा सचिवालय नहीं करता। संसद के गठन के सूचना राष्ट्रपति जारी करता है, यानी कि गठन का अधिकार राष्ट्रपति के पास है और जो गठन करता है उसकी अनुमति के बगैर आप किसी की सदस्यता कैसे ले सकते हैं? सामान्य सा नियम सरकारी नौकरी में भी आप देखिए कि जिन अधिकारियों का चयन लोक सेवा आयोग करता है, बिना लोक सेवा आयोग की सहमति के आप उनकी सेवा को समाप्त नहीं कर सकते। तो गठन करता राष्ट्रपति है और आप लोकसभा सचिवालय के आदेश से आपने पूरी की पूरी प्रक्रिया खत्म कर दी। दूसरी चीज, सुनील जी, मैं अपनी बात पूरी करूं, बस एक लाइन। और इसी तरह से चुनाव जो निर्वाचन होता है वह निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग से भी आपने कोई राय नहीं ली। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण जो है वो विवादों में है और देश के लोगों को जानना चाहिए कि किस तरह से ये प्रक्रिया अपनाई गई। तो सर्वोच्च न्यायालय जो, आपका अंतिम सवाल बस अंत है, मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं भी लड़ेंगे तो भी मुझे लगता है कि राहुल गांधी की राजनीतिक मौजूदगी 2024 के चुनाव को बुरी तरह से प्रभावित करेगी। मेरी अपनी समझ है कि इस देश में जो इस सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल बना है, उस राजनीतिक माहौल को बनाने में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बड़ी भूमिका है। राहुल गांधी की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसकी बड़ी भूमिका है। राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और सफलताओं को लेकर के जो लोगों के बीच में गए हैं, जगह जगह उन्होंने जनसभाएं की हैं, उसका एक परिणाम यह है कि राहुल गांधी की एक राजनीतिक मौजूदगी 2024 के चुनाव को प्रभावित करेगी, भले चुनाव लड़े या न लड़े। और यह दिखाई भी पड़ा है। अगर आप उस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आप हिमाचल के चुनाव को देख लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद आप कर्नाटक के चुनाव को देख लीजिए। और कर्नाटक का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। आप इसलिए मैं कहता हूं कर्नाटक का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है कि इस बार जो चुनाव हुआ उसके पहले वाले जो 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था उसमें भी जनादेश कांग्रेस को दिया था। बीजेपी, कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस को दिया था और उस जनादेश को बीजेपी ने छीन करके नई सरकार बनाई और 2 साल तक 3 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस के खिलाफ कोई माहौल नहीं बना पाई और लोगों ने 5 साल के बाद फिर कांग्रेस को जनादेश दिया और एक बड़ा जनादेश दिया। गोया कि जो एक राजनीतिक पहल कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ शुरू की, उसका असर कर्नाटक के चुनाव में साफ साफ दिखाई पड़ा और वह जो एक प्रक्रिया शुरू हुई है वह लगातार चलती चली जा रही है। आज भी इसका असर आप इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि जो आने वाले चुनाव जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान, आज भी कोई तटस्थ या जो ईमानदारी से उसका जो लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि कांग्रेस वहां हार जाएगी। अब तक जो सर्वेक्षण आए हैं, आज मैंने एक सर्वेक्षण में देख रहा था, उस सर्वेक्षण में कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत रही आज। उसके पहले अभी करीबन 20 दिन पहले एक सर्वेक्षण आया था, उसने भी कहा कि कांग्रेस वहां जीत रही है और छत्तीसगढ़ में वो अपनी सत्ता को रिटेन कर रही है। मैंने ये स्थिति नहीं कही जा रही है कि कांग्रेस बुरी तरह से राजनीतिक संघर्षों से पीछे है। मुझे लगता है कि जो इस तरह के माहौल है उसमें कांग्रेस के जो राजनीतिक अभियान है उसका बहुत बड़ा रोल है और उस अभियान का नेतृत्व जो राहुल गांधी ने किया है उससे राहुल गांधी की मौजूदगी पूरे चुनाव को प्रभावित करेगी। जी जी प्रोफेसर स्वामी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ कि राहुल गांधी के पीछे जो है बीजेपी तो लंबे समय से है और मुख्य निशाने पे राहुल गांधी रहे। ऐसा कहा गया कि करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए उनकी छवि को खराब करने के लिए और राहुल गांधी फाइनली जो है उससे निकल आए जो भारत जोड़ो यात्रा हुई उसके बाद। और जैसा कि सुनील जी ने कहा कि राहुल गांधी को आप चुनावी प्रक्रिया से बाहर कीजिए या अंदर रखिए, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी का अपना प्रभाव बन गया है, वो है, चुनाव पे असर डालेंगे राहुल गांधी। तो बीजेपी राहुल गांधी से इतना डरती क्यों है? देखिए, राहुल गांधी से इसलिए डरती है क्योंकि वो एक तो जो फिलॉसफी, जो आइडिया ऑफ इंडिया है उससे डरती है। वो जो गांधी नेहरू की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उससे डरती है। वो मोहब्बत से डरती है। वास्तविकता में बीजेपी डरती है मोहब्बत से।
उसे नफरत से प्यार है। और बीजेपी तभी पनपेगी जब नफरत पनपेगी, अगर मोहब्बत पनपेगी, अगर देश में जाति और धर्म के बीच में प्रेम होगा तो वो चुनाव नहीं जीत पाएगी। तो इसलिए वो राहुल गांधी से डरती है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस और महात्मा गांधी और जो पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो प्रेम की भूमि है। तो गांधी उसके सबसे बड़े आदर्श हैं जो प्रेम की बात करते हैं। अभी जैसे चर्चा शुरू हुई और सुनील जी ने कहा, देखिए मैं इस बात की कल्पना ही नहीं करता कि राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा। इसलिए ये मेरी अनुमान है, मैं नहीं जानता सुप्रीम कोर्ट क्या करे, लेकिन मेरा ये मानना है क्योंकि ये वाला सुप्रीम कोर्ट, आज का सुप्रीम कोर्ट जो है वो अलग है। चंद्रचूड़ साहब अलग प्रकार के व्यक्ति हैं। इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखिए, इनके पिता को भी देखिए आप, और इनकी जो न्याय प्रणाली है और सत्य के साथ खड़े होने वाले चीफ जस्टिस हैं ये। तो जो चीफ जस्टिस होता है, बाकी पूरी न्याय प्रणाली है वो उनकी तरफ देखती है। और उन्होंने जो अभी तक निर्णय लिए हैं, तो जो पंच परमेश्वर की आपने मुंशी प्रेमचंद वाली बात की थी, तो मुझे चंद्रचूड़ साहब में वो मुंशी प्रेमचंद के पंच परमेश्वर दिखते हैं। इसलिए मैं इस बात की कल्पना ही नहीं करता। देखिए मैं खुद अपना अनुभव बताऊं, अपना अनुभव, मैंने एक केस फाइल कर रखा है इलीगल कंस्ट्रक्शन का। कोर्ट में 2 हियरिंग हो चुकी हैं और मुझे प्रूव करना पड़ रहा है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो मेरे लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, वो मुझे अफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जो भी आवेदन करता है, जो भी कोर्ट में केस डालता है, उसको ये प्रूव करना पड़ता है कि आई एम द अफेक्टेड पार्टी। मुझे कोर्ट में और लोएस्ट कोर्ट में मुझे ये प्रूव करना पड़ रहा है कि मैं अफेक्टेड पार्टी हूं। तो ये जो मोदी साहब हैं, जो गुजरात के जिन्होंने केस किया है, ये अफेक्टेड पार्टी हैं ही नहीं। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहली हियरिंग में ये कहा कि जब 150 पन्ने का निर्णय हो गया, गुजरात सारे लोअर कोर्ट में आपकी सुनवाई हो चुकी है, सारी चीजें बहस हो चुकी हैं, तो इसके बाद आपको टाइम क्यों चाहिए रिजॉइंडर फाइल करने का। लेकिन उन्होंने कहा नहीं साहब, चलिए हमको 1 महीने का टाइम दीजिए, चलिए 10 दिन का टाइम लीजिए और 4 अगस्त आप 30 जुलाई तक इसका रिप्लाई फाइल कीजिए और 4 अगस्त को हमारी सुनवाई होगी। तो बेसिकली अगर हर चीज रिकॉर्ड में है, असली मुद्दा जिसमें यह केस स्टैंड ही नहीं कर सकता, आप अफेक्टेड पार्टी हैं ही नहीं। अगर अफेक्टेड पार्टी ने किया होता, अगर नीरव मोदी ने किया होता, अगर ललित मोदी ने किया होता, और नीरव मोदी, ललित मोदी अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहता कि आके खुद अपना एफिडेविट दे कि उनकी मानहानि हुई है, तो उनको भारत की सरकार जो है अरेस्ट कर लेती, क्योंकि वो देश का पैसा छोड़ लेके भागे हुए हैं। तो नीरव मोदी और ललित मोदी, जिनका वास्तविकता में अगर चोरों को चोर कहने से अवमानना होती है तो उनको हिंदुस्तान आना पड़ता और अरेस्ट हो जाते। तो ये जो मोदी साहब हैं, जो विधायक हैं वहां के, उनका तो अफेक्टेड पार्टी है नहीं, उनसे कोई लेना देना नहीं। अब ये थोड़ी है मैं कहूंगा कि मुंबई के अंदर ये केस हुआ है और मैं केस फाइल कर रहा हूं यहाँ दिल्ली में। अरे जो अफेक्टेड पार्टी है, जैसे जो भक्त लोग हैं वो कहते हैं कि अगर पत्नी को शिकायत नहीं कि पति ने बिना तलाक लिए उनको क्यों छोड़ दिया, अफेक्टेड पार्टी को परेशानी नहीं है, तो आपको क्यों परेशानी है? हमसे प्रश्न पूछते हैं ना। हम ये कहते हैं भाई अफेक्टेड पार्टी नहीं है, लेकिन हम इस जिससे दुखी हैं। तो पुणे मोदी अगर वहां पे दुखी हैं तो वो पार्टी बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो अफेक्टेड पार्टी नहीं है। वरना तो हम भी केस फाइल कर दें, किसी ने अपनी पत्नी को कैसे छोड़ दिया बिना तलाक लिए हुए। तो देखिए कानूनी तौर पर, और जो चंद्रचूड़ साहब और माननीय सुप्रीम कोर्ट की आज की परिस्थिति है कि चंद्रचूड़ साहब वो परिवार से नहीं आते, वो व्यक्ति नहीं है किसी राज्यसभा सीट के लिए या राज्यपाल बनने के लिए कोई निर्णय लें। वो बिल्कुल स्पष्टवादी, और उनको पूरे विश्व में भारत की छवि का ध्यान भी रखना है। ये एक मानदंड स्थापित हो जाएगा धनंजय जी। अगर इस केस में 2 साल की सजा होती है, आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल के 100% एक सदस्य जेल के अंदर होगा। व्हाट्सएप में जितने आपके व्हाट्सएप में मैसेजेस आते हैं, 80% लोग जेल में होंगे, क्योंकि वो धार्मिक विद्वेष फैलाते हैं, वो झूठ फैलाते हैं, अवमानना करते हैं पंडित नेहरू की, महात्मा गांधी की, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, राहुल गांधी की झूठी अवमानना करते हैं, सब जेल जाएंगे। इसलिए एक स्टैंडर्ड स्थापित करना है माननीय सुप्रीम कोर्ट को, और मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे पूर्ण विश्वास है, भारत की न्याय प्रणाली पे विश्वास है। इसलिए निर्णय तो यही होगा, राहुल गांधी पुनर्स्थापित होंगे, वो जाके लोकसभा में फिर बोलेंगे, और देश में जो मणिपुर में और या सारे देश के अंदर जो बेटियों और नारियों पे अन्याय हो रहा है उसकी आवाज उठाएंगे। और अब इन लोगों को, जो कि देश की बेटियों पे अन्याय कर रहे हैं, गरीबों पे अन्याय कर रहे हैं, केवल पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं, इनका जवाब देने के लिए राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट पुनर्स्थापित करेगा, और वो संसद में फिर पहुंचेंगे और इनको ललकारेंगे। जी जी, आलोक भाई मैं आपके पास आता हूँ। हालांकि ये चर्चा हम जो है न्यायिक प्रक्रिया पे या न्याय
क्या होगा, जज साहब क्या कहेंगे, वो सब पे हम नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से ये राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं और राजनीतिक चर्चा करके ये समझ रहे हैं कि राहुल गांधी के चुनावी प्रक्रिया में, यानी जो संसदीय राजनीति है उसमें होने और नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है कांग्रेस पार्टी पे और क्या फर्क पड़ता है बीजेपी पे। तो जैसा कि अभी दोनों वक्ताओं ने सारी प्रक्रिया को समझा दिया, सीधा सीधा मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि बीजेपी क्यों खिलाफ है राहुल गांधी के? धन्यवाद धनंजय जी। बीजेपी क्यों खिलाफ है, ये इसका तो बड़ा सीधा सा उत्तर है, क्योंकि जो सत्ता में है और जो उसको प्रमुख प्रतिद्वंदी है वो उसके खिलाफ तो उसको रहना ही है। तो कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी कि वो सत्ता में आ जाए। अब एक और चीज इसको समझिए कि हम लोग को जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसके मुताबिक 6 माह से ज्यादा कोई सीट खाली नहीं रह सकती। पहला, इस वाली घटना को, राहुल वाले के मामले को 111 दिन आज पूरे हो चुके। अब यानी इनके पास में दिन बचे हैं केवल 65। जब 4 अगस्त को जब सुनवाई होगी तब ये लगभग 125 दिन हो चुके हैं। समय बहुत कम है। अगर उसके बाद अगर एक डेट अगर और लग जाती है तो उसके तहत में अगर वो वायनाड का चुनाव अगर अनाउंस हो जाता है तो उस पर रोक लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है। चूंकि मैं कानूनविद नहीं हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अभी जो महाराष्ट्र का जो एक फैसला आया है, महाराष्ट्र के संदर्भ में जो फैसला आया है, उस फैसले के मद्देनजर या उसकी रोशनी में मैं अगर इसको समझना चाहूँ, अगर वायनाड का इलेक्शन अगर डिक्लेयर हो जाता है और बहुत जल्दी से अगर उसमें जल्दी अगर हो भी जाता है और सुप्रीम कोर्ट में अगर टाइम लंबा खिंच जाता है, तो फिर अगर नया कोई अगर सदस्यता ले लेता है तो आप ये मान के चलिए कि ये पूरे सत्र के लिए राहुल गांधी चले, सत्र नहीं पूरे लोकसभा के अवधि के लिए वो चले गए। क्योंकि महाराष्ट्र में भी देखिए सुप्रीम कोर्ट की यही टिप्पणी थी, क्योंकि राज्यपाल का फैसला सही नहीं था, उनका भी फैसला सही नहीं था, लेकिन इसके बावजूद चूंकि वो सरकार शपथ ले चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक असमर्थता जताई। तब ये मामला आ गया केवल राजनीतिक दांवपेच का। जो उन्होंने 1 महीने का समय मांगा था वो इसीलिए मांगा था, 1 महीने के बाद फिर थोड़ा सा समय और लेंगे, और जैसे ही 6 महीने होते हैं वो तो आप जानते ही हैं कि वो किस तरीके से चुनाव आयोग कितनी तेजी के साथ काम करेगा। मुझे तो लग रहा है कि शायद वो 180 दिन अगर शाम के 5 बजे पूरे होते हैं या दोपहर के 1:30 बजे जब फैसला हुआ था, हो सकता है 1:30 बजे ही वो घोषणा कर दे चुनाव की। इतना तेज काम करेगा वो, ये तो आप मान के चलिए बिल्कुल करेगा। अब सवाल है कि राहुल गांधी से डरते क्यों? राहुल गांधी से अभी तक नहीं डरते थे। राफेल वाले प्रकरण में भी आपने देखा, उन्होंने जो बोला उसके बावजूद भी वो निकल गए। बंद लिफाफे का जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय के लिए चलन आया था, उसकी वजह से वो निकल गए। मोदी साहब निकल गए, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। अदानी के ऊपर सवाल उठाया, शिद्दत के साथ सवाल उठा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से वो सवाल उठा रहे हैं। अदानी पर इनके पास में कोई जवाब नहीं है, कोई भी जवाब नहीं है, इसलिए संसदीय कार्रवाई से उस चीज को निकाल दिया गया। सारा खतरा तो यही है। बीजेपी जिस विद्वेष की राजनीति पे आगे बढ़ चुकी है, अगर आप ये बात करिए, अभी तक हम केवल सांप्रदायिक राजनीति में बात करते थे, लेकिन मुझे तो लगता है कि अभी मणिपुर का अगर जो प्रसंग आया है, ये तो एथनिक क्लैश हो गया। और एथनिक क्लैश आप मान करके चलिए कि बिना कभी स्टेट के सपोर्ट के हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि शायद मेरे पैनलिस्ट मेरे को करेक्ट करेंगे, मेरा जहां तक परसेप्शन है, जो जितनी मेरी समझ है, उसके हिसाब से स्टेट के सपोर्ट के बिना कोई भी एथनिक क्लैश संभव ही नहीं है। इसको आप एक जनसंहार भी कह सकते हैं। संख्या छोटी है, देखिए ये भी 4 मई की घटना है, वीडियो अब आए। अब अगर ये इंटरनेट पर अगर प्रतिबंध हटेगा, पता नहीं क्या क्या हुआ था, कितना हुआ था। अगर हम उस सीएम अगर वीरेंद्र सिंह की अगर बात पे यकीन कर लें तो उनके हिसाब से तो इस तरीके की सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं, यानी मामला बहुत गंभीर है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, राहुल गांधी हर जगह जा रहे हैं। राहुल गांधी कश्मीर में भी गए थे, उनको नहीं जाने दिया गया था, रोक दिया गया था आगे। लेकिन आप कैसे करेंगे? भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की जिस परिपक्व नेता की जो छवि बनी है वो लोगों तक पहुंच गई। और अभी तक ये था कि आप कुछ चैनल पे और कुछ प्रिंट मीडिया पे आप अपना सवार होके आप विपक्ष को हाशिए पे खड़ा कर देते थे, उसकी आवाज को अनसुना कर देते थे। इसकी काट राहुल गांधी ने निकाल, वो चल पड़े। वो जो चल पड़े तो फिर वो कश्मीर तक पहुंचे, और कश्मीर तक पहुंचने से पहले दिल्ली में जो उन्होंने जो हमला किया या अपनी बात कही मीडिया से कि आप हमको नहीं दिखाते, मीडिया विद्वेष की राजनीति कर रहा है,
विपक्ष को हाशिए पे खड़ा कर रहा है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है। ये राहुल गांधी का सीधा हमला था। और हमला कहाँ किया इन्होंने? ये आके किया था दिल्ली में। इससे पहले भी वो बोलते रहे, लेकिन दिल्ली में बहुत मुखर तौर पे उन्होंने इस बात को कही, तो इसके बाद से सब बौखलाए हुए हैं। अब एक चीज है कि कितना बड़ा खतरा है इसका, तो आप एनडीटीवी का सर्वे भी आप देख सकते हैं। एनडीटीवी के सर्वे में भी भाई तमाम लोगों ने बता दिया कि क्या होने वाला है। सरकार के सर्वे में भी बता दिया। आपने भले ही सरकार बना ली, लेकिन इसके बावजूद भी बता दिया कि आपकी 6 या 7% आपकी वो लोकप्रियता में गिरावट आ गई है। तो खतरा कौन है? खतरा केवल राहुल गांधी है। और एक दिक्कत ये भी नहीं कि राहुल गांधी के साथ छोटा पीरियड है, राहुल गांधी की बहुत कम उम्र है राजनीतिक तौर पर अगर वो देखा जाए तो। अभी उनको एक लंबी पारी खेलनी है। अगर राहुल गांधी इसी तरीके से लोगों को जोड़ते रहे और उस तरीके से अगर वो अन्य माइनॉरिटी और बाकी लोग भी अगर इनके साथ में जुड़ते रहे, तो आप ये मान करके चलिए कि एक ऐसा कारवा बन जाएगा जिससे निपटना भारतीय जनता पार्टी के बूते में संभव नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति आती है और 4-5 एक्सप्रेसवे और एक बुलेट ट्रेन चलाने से मामला नहीं बनता। क्योंकि एक समय लोग ये भी सोचेंगे, अब जैसे अब मणिपुर वाली घटना पे भी अगर आप आते हैं तो आज हम बात करें तो मणिपुर की घटना को आप नहीं माइनस कर सकते हैं। राजनीति का एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से ये टर्निंग पॉइंट है, जो भारतीय जनता पार्टी में जो युवा वर्ग 2014 में जो मल्टीनेशनल कंपनी में जो काम करने वाला था, वो मोदी के जो प्रचार तंत्र के से जो आकर्षित हो गया था, अभिभूत हो गया था, आकर्षित क्या अभिभूत हो गया था, डूब गया था, खो गया था सपनों में, उसके भी दिमाग में बात से आप इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि इससे पहले घटना आपके के आवाज गड़बड़ हो रही है आलोक भाई। छाती पर आवाज धीमी भी है धनंजय जी, आलोक जी की आवाज धीमी भी है। हाँ, मैं आता हूँ आलोक भाई, मैं आपके पास आऊंगा, वापस आऊंगा। मैं आता हूँ कुमार भवेश जी आपके पास। कुमार भवेश जी मैं आपके पास इससे पहले बाराबंकी का किस्सा याद है, इससे पहले किसानों का आलोक भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। इतनी आलोक भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। इतनी सारी घटनाएं अगर एक साथ हो रही हैं। मैं आता हूँ भवेश आपके पास। जो बात अभी हुई और जितनी उसमें एक और बात अगर समझने का प्रयास करें हम कि क्या अगर जो है ये जो सजा होती है हुई है राहुल गांधी को, या आजम खान के खिलाफ ये मामला चला और उनको भी सजा हुई, तो क्या हेट स्पीच पे इससे रोक लगेगी? ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए नेताओं को संभल के बोलने की जरूरत तो है। मैं ये मानता हूं कि राजनीति में एक शुचिता आनी चाहिए, और मुझे ये भी लगता है कि जैसे जैसे देश परिपक्व हो रहा है, राजनीति को भी परिपक्व होना चाहिए और राजनेताओं को संभल के बोलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, और शायद आप इस कार्यक्रम में ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी के राजनीतिक प्रभाव का किस तरह से 24 में असर होगा अगर ये मुकदमा उनके खिलाफ में चला जाता है तो, या ये मुकदमा उनको परेशान करता है तो उनको उनके पक्ष में जाता है तो उससे बरी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मामला राहुल गांधी के व्यक्तित्व पर, उनके निजी जीवन में तो इसका असर होगा कि वो सांसद नहीं बन पाएंगे। 2025 से ये लागू होगा उन पर, और शायद 31 के बाद यानी कि अगला चुनाव भी, 24 का चुनाव तो नहीं लड़ पाएंगे, उसके बाद वाला चुनाव भी वो नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन फर्क इससे नहीं पड़ेगा। फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आप बहुत सारे चेहरे हैं, अभी आपने आजम खान की ही चर्चा की। कोई व्यक्ति को अगर बैक सीट पर डाल दिया जाता है, राजनीति में वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन इससे उसके विचारों को, या जो उसका जमीन पर काम है, या उसका जो जनता के साथ कनेक्ट है, वो खत्म नहीं हो जाता। या वो जो सवाल उठा रहा है राहुल गांधी, अगर देखा जाए तो पूरे नरेंद्र मोदी के 9 साल के टेन्योर में सबसे मुखर आलोचक के रूप में हमारे सामने है। किस विपक्ष के किस नेता ने मोदी के खिलाफ राहुल गांधी से ज्यादा कड़वी बातें की है? राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के किस पहलू पर नहीं अटैक किया? उनके तमाम जो मित्रों पर वो अपना वो करते हैं, जिस तरह से उनको अनुग्रहित करते हैं, जो भ्रष्टाचार के शिकायतें हैं, जो और भी बहुत सारी बातें वो करते रहते हैं राहुल। तो इस नाते राहुल गांधी की एक राजनीतिक उनका आभा मंडल है, और उस आभा मंडल से वो कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा। उनको व्यक्तिगत रूप से उनको सीट का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा। आप देखिए ना, मैं राहुल गांधी की तुलना लालू यादव से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखिए कि लालू यादव एक सजा याफ्ता नेता,
उसका राजनीतिक प्रभाव क्या बिहार में कम हो गया है? और अभी इस वक्त जब राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन की कोशिश हो रही है और इंडिया बनाया गया है एनडीए के खिलाफ में, तो उस आदमी की भी भूमिका है, नीतीश कुमार की भी भूमिका है। तो राजनीतिक प्रभाव जो है ऐसे बनता है कि कोई व्यक्ति किस तरह के सवाल उठा रहा है। भाई, अगर आजम खान को उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की गई या राजनीतिक रूप से दबाने की, सप्रेस करने की कोशिश की गई कानून के बहाने से, तो इसलिए क्योंकि वो मुखर आलोचक थे, इसलिए क्योंकि वो बहुत तीखा बोल रहे थे। तो राहुल गांधी का भी यही यूएसपी है और इस यूएसपी की वजह से कांग्रेस को राजनीतिक लाभ उसका मिलेगा। ये फैसला चाहे जैसा हो, मुझे तो लगता है कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ में ये फैसला जाता है तो राहुल गांधी के पास और कांग्रेस के पास एक विक्टिम कार्ड भी होगा कि देखो भैया, इनको जो है किस तरह से बेदखल कर दिया इस मौजूदा सियासत ने और मौजूदा सत्ता ने। तो मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला जाता है, जैसे निचली अदालत में और हाई कोर्ट में उनके खिलाफ में चला गया, हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ ये प्ली लिया कि भाई उनके खिलाफ और कई मामले लंबित हैं और इसलिए हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे, निचली अदालत के फैसले को हम लागू करते हैं। तो अगर हमें सुप्रीम कोर्ट के क्या करेगा नहीं करेगा इस पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, मामला सब जुडिस है और हम उसके विद्वान नहीं है शायद, और ना सुप्रीम कोर्ट हमारे चैनल को देखकर किसी तरह की धारणा बनाएगा या क्या करेगा, है ना। उसके पास पर्याप्त रीजन होंगे जो भी फैसला लेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अगर राजनीतिक प्रेक्षक के तौर पर देखें तो अभी राहुल गांधी जिस परिस्थिति में भी है, मजबूत परिस्थिति है, और जो सिनेरियो है, जो विपक्षी दलों की जो एकजुटता है या कहीं से एक चेहरा भी है दिखाई दे रहा है, जो बहुत तीखा बोलता है सत्ता के खिलाफ में, जो सवाल उठाता है, जो मणिपुर अगर प्रधानमंत्री नहीं जाता है तो खुद आगे बढ़ के मणिपुर जाने की कोशिश करता है, जो भारत को समझने के लिए कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करता है, और जो सत्ता की तमाम गलतियों को लेकर मीडिया में आता है और लोगों के बीच में जाता है, लोगों से संवाद करता है। तो इस नाते मैं मानता हूं कि और बड़ी भूमिका में है राहुल गांधी का व्यक्तित्व और राहुल गांधी का जो विचार है इस वक्त, और कहीं से कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित नहीं है। उनके जो भी फैसला होगा उस पर निर्भर नहीं करता है उनका भविष्य, राजनीतिक भविष्य, सिवाय इसके कि वो एमपी नहीं बन पाएंगे, राजनीति को प्रभावित करते रहेंगे। जी सुनील जी, मैं आपके पास आता हूँ। एक और घटना थी कि बाल ठाकरे साहब को तो कभी चुनाव लड़े नहीं वो, बाला साहब ठाकरे, लेकिन जो है उनको वोट देने का अधिकार भी उनका सीज कर दिया गया था 6 साल के लिए, याद होगा आपको। तो क्या कोई नेता सांसद रह करके या विधायक रह करके, यानी जो चुनावी राजनीति है, जो संसदीय राजनीति जिसको कहते हैं, उसी में रह करके नेता बन सकता है, या नेता उसके आगे है, उसके बहुत पार है, बहुत पूरे राष्ट्र स्तर पे फैल सकता है? जैसे एक गांधी का उदाहरण देते हैं, गांधी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा लेकिन दुनिया उनको नेता मानती है। और राहुल गांधी जिस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से, खाली पदयात्रा के नहीं, वो किसानों के खेत में जाकर के वो धान रोपने लगते हैं, वो ट्रैक्टर चलाने लगते हैं, वो मणिपुर जाकर के वहाँ जो पीड़ित हैं लोग उनसे जाके मिल लेते हैं। तो तमाम तरीके के चीजें जो एक नेता को करना चाहिए, एक राष्ट्रीय नेता को करना चाहिए, वो राहुल गांधी करते दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो करते दिखाई पड़ते हैं, ये पढ़ना जो है वो नाटक के तौर पे है, एक छवि बनाने के लिए है, या राहुल गांधी में सच में आप ये देख पाते हैं कि वो राष्ट्रीय नेता है, इस राष्ट्र का नेता है, दलितों, वंचितों, उसका नेता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसके खिलाफ जब कभी प्रॉब्लम होती है, कभी वो फंसता है या उस पर अन्याय होता है तो वो उठ के खड़ा हो जाता है। किस तरीके के नेता के रूप में आप देखते हैं राहुल गांधी? अगर आप लोगों से मिलते हैं और आपके मिलने का कोई असर नहीं होता तो आप नाटक करते हैं। अगर आप लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे संवाद कायम करते हैं, घटनाओं पर आक्रोश व्यक्त करते हैं और उसका कोई परिणाम नहीं होता तो आप नाटक करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जो आपको फीडबैक मिलता है, अगर आप उससे पर कार्रवाई करते हैं, उस पर अपने कार्य योजना तय करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो गोया कि लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण मैं देना चाहूंगा आपको। कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी ने जो ये स्विगी और उसके जो डिलीवरी बॉयज हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई।
उनके साथ बैठ करके उन्होंने खाना खाया, उनसे बात की, अच्छी खासी बात की, उनके साथ स्कूटर पे मोटरसाइकिल पे कुछ दूर तक यात्रा भी की। कर्नाटक में चुनाव हुआ, चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव सरकार चली गई और कांग्रेस की सरकार वहां सत्ता में आई। इस सरकार ने 1 महीने के भीतर ये जो डिलीवरी बॉयज हैं उनको बीमा की सुविधा प्रदान कर दी, और उसकी जो राहत है, उसका जो अंशदान है वो राज्य सरकार करेगी। राहुल गांधी ने, अगर आप याद कीजिए, उसी कर्नाटक की यात्रा के दौरान महिलाओं के बस में महिलाओं के साथ बैठकर यात्रा किया उन्होंने और उनके साथ संवाद कायम किया, उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश की। वो महिलाएं थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी काम करने के लिए। इस सरकार ने आते ही ऐसी सभी महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान कर दी कर्नाटक में, बिना किसी भेदभाव के। राहुल गांधी ने अभी हरियाणा में जाकर के किसानों के साथ, महिलाओं के साथ धान की बुआई की। धान की बुआई 2-4 मिनट नहीं किया, जिसको हम और आप कहते हैं कि पूरी की पूरी लाइन वो पूरी की। 4 घंटे उनके साथ बिताए। बातचीत के क्रम में एक महिला ने उनको ये बताया कि उसको आंख से दिखाई नहीं पड़ता। सुनील जी, लगता है लाइट चली गई है। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे सवाल करूं, और उस सवाल से पहले मैं एक वीडियो अगर दिखा दूं आपको, जिसमें थोड़ा सा वीडियो है और राहुल गांधी की बदलती छवि को लेकर के है, तो वो शायद और विस्तार देने में इसको अच्छा रहेगा। पहले जो सोच थी वो अब नहीं है। पहले उसके बारे में मेरी सोच थी बड़ा राजकुमार है, शहजादा है, ये क्या जानता है किसी के लोगों का दुख और दर्द क्या होता है। लेकिन जब वो 3-4 हजार किलोमीटर पैदल चला और उसकी जो तपस्या देखी, उसकी जो विचारधाराएं देखी, ये एक दिन में नहीं होता है। एक दृश्य में देख रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी, गरीब आदमी उसकी तरफ मिलने के लिए लपक रहा है, और जैसे उसके निकट आया वैसे उसे उल्टी हो गई और उल्टी उसके पांव में पड़ी। लेकिन पहली बार देखा मैंने कोई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। नहीं तो हम और तुम आम आदमी होते, उल्टी कर रहा होता तो हम पीछे पांव हटा लेते, लेकिन उस बंदे ने पांव नहीं हटाया, उल्टी वहीं होती रही और वहीं उसकी पीठ को सहलाता रहा। यार मैं देखा क्या गजब है यार, ये बंदा, ये किसी और फितरत का है, ये किसी और मिजाज का है। भारत को बदल के रख देगा ये बंदा। जिसके लिए नेगेटिव मान्यता थी आज मैं पॉजिटिव हो गया उसके लिए, जिसके लिए मैं पॉजिटिव सोचा करता था आज मैं नेगेटिव हो गया उसके लिए। स्वामी जी, ये वीडियो मैंने इसलिए दिखाया, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप भवेश जी हंस रहे हैं, हंस क्यों रहे हैं आप? नहीं वो वीडियो देख के मैंने वीडियो इसलिए दिखाया कि कई लोग आरोप लगा सकते हैं और लगाना भी चाहिए कि ये प्रायोजित वीडियो है, मुनि जी से कहवाया गया है इस तरीके से, है ना। तो ये कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी हमने लिया है, वही था ये। आप क्या देखते हैं? आप अगर एक प्रोफेसर के तौर पे देखते हैं, एक नागरिक के तौर पे देखते हैं, तो क्या राहुल गांधी की छवि जो बदली है उसमें भारत जोड़ो यात्रा हो, या जो लगातार सच बोलते रहे, जैसा कि भवेश जी ने कहा कि लगातार जो है आलोचना करते रहे वो मोदी जी की, या जो देश में जो विषम परिस्थितियां रही उसका तमाम जगह चर्चा करते रहे, वो कभी थके नहीं, कभी टूटे नहीं, जबकि उनके खिलाफ खूब सारा जो अपमानजनक भाषा इस्तेमाल की गई, चाहे ट्विटर पे, चाहे वो सोशल मीडिया पे, चाहे वो अखबारों में, चाहे वो नेताओं द्वारा। तो राहुल गांधी क्या वाकई कुछ विशेष हैं, ऐसा लगता है आपको? और उनके बारे में छवि जो है, जो बन रही है एक संवेदनशील व्यक्ति की, वाकई वो संवेदनशील है? देखिए धनंजय जी, जो आपने प्रश्न पूछा था कि राहुल गांधी में नेतृत्व गुण और नेता दिखाई पड़ता है, देखिए वो नेता की स्टेज से ऊपर निकल गए। अब राहुल गांधी में मुझे अपना बेटा दिखाई पड़ता है, बेटियों को अपना भाई दिखाई पड़ता है, और जो बुजुर्ग औरतें हैं उन्हें बेटा दिखाई पड़ता है। ये है वास्तविकता। आज राहुल गांधी में नेता हम नहीं ढूंढ रहे हैं और उनमें नेतृत्व गुण भी नहीं ढूंढ रहे हैं, हम उसमें देख रहे हैं वो आदमी जो हमारे दर्द पे मलहम लगाता है। और मैं अपनी पृष्ठभूमि बताऊं, आपने मुनि जी को दिखाया, जिसको देख के हमें लगा, देखिए मैं जन्मजात कांग्रेस विरोधी था, मैं डॉक्टर लोहिया का शिष्य था और डॉक्टर लोहिया का विचारधारा के समर्थन में था और कांग्रेस का धुर विरोधी था। और आज मैं समझता हूं जो मैं कंप्लीटली नेगेटिव था कांग्रेस के लिए, आज के तारीख में 9 साल के शासन को देखते हुए
और राहुल गांधी की प्रक्रिया को देखते हुए 12 किलोमीटर धनंजय जी मैं राहुल गांधी के साथ चला और मैंने उस आदमी में वो गुण देखा जो नेताओं के गुण नहीं है। नेताओं में वो गुण नहीं होते, नेता चालाक होता है, नेता जो है फायदा उठाता है। राहुल गांधी में वो गुण नहीं है, वो आंसू पोंछने वाला व्यक्ति है। आप देखिए, आप भी नारी प्रवृत्ति को जानते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी और नारी की साइकोलॉजी को जानते हैं। नारी जो है किसी के गले आसानी से नहीं लगती जब तक उसको पूरा विश्वास ना हो। राहुल गांधी से जिस सहजता से बेटियां और नारियां, माएं, बुजुर्ग औरतें मिलती हैं, वैसा मुझे नहीं लगता किसी के साथ भी मिलने का साहस जुटा पाती हैं, क्योंकि उसके अंदर एक निश्चल भाव है। जो मुनि महाराज ने कहा कि वो स्थित प्रज्ञ हैं। स्थित प्रज्ञ वो आदमी होता है जो कि न सुख में सुखी होता है न दुख में दुखी होता है। वो उस प्रकार का योगी नहीं होता जो पुलिस को देखकर औरतों की सलवार सूट पहन के भाग जाता है। वो योगी नहीं होते, वो स्थित प्रज्ञ नहीं होते, वो नाटककर्ता होते हैं, वो व्यापारी होते हैं। राहुल गांधी वास्तविकता में महात्मा गांधी का और पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक मिश्रित रूप है। और राहुल गांधी वास्तविकता में, जैसे पंडित नेहरू में सहजता थी, वो लड़ भी लेते थे, डांट भी खा लेते थे, बुजुर्ग औरतों से डांट भी खा लेते थे, बच्चों को डांट भी देते थे। ये राहुल गांधी में तो वो भी नहीं है, ये तो वो भी नहीं करते। ये तो अपने पिता के हत्यारे को माफ करने वाला व्यक्ति है। इसमें संत स्वभाव है, इसमें योगी का स्वभाव है, नेता का स्वभाव से ज्यादा। और इस समय देश को, भारत को जरूरत है ऐसे योगी की, ऐसे संत की, जो कि देश में सहजता कायम करे, जो देश में प्रेम की गंगा बहाए, जो नफरत को हटाए और प्रेम को बढ़ाए। तो राहुल गांधी वही कर रहे हैं। जी प्रोफेसर साहब, मैं आलोक भाई आपके पास आता हूं। समय हमारे पास कम है, मैं सोचता हूं 4 मिनट में दोनों 2-2 मिनट आप दोनों को दे दिया जाए। कुमार वैभव, एक बार आपको ये बताइए कि जो राहुल गांधी जो छवि निर्माण कर रहे हैं अपने लिए, जो कर रहे हैं, उसमें कहीं उनके राजनैतिक सोच है या उनके अंदर वाकई ये भावना है कि हम जिस विरासत को लेकर के आए हैं, जिस विरासत ने, जिस तरह के संविधान, जिस तरह के देश की परिकल्पना की थी, आइडिया ऑफ इंडिया की, उसको बचाए जाने की जरूरत है। वो उनकी राजनीति है या उनकी आत्मिक जरूरत उनको महसूस हो रही है? देखिए, राजनीतिक परिवार से हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक भविष्य है, इससे इनकार नहीं किया। अब सवाल यह है कि मैं ना नरेंद्र मोदी के आगमन के दौरान में उनसे ज्यादा अभिभूत था और ना मैं राहुल गांधी से इतना अभिभूत, मैं दोनों से नहीं हुआ। मुख्य यह है कि आपको रखा गया है काम करने के लिए, क्या आप काम कर पाएंगे, क्या आप दूसरों की सुनते हैं। देखिए, कोई भी आदमी प्रकांड विद्वान नहीं हो सकता और हर विषय का विद्वान नहीं हो सकता। विज्ञान का काम वैज्ञानिक करेंगे और अर्थ का काम अर्थशास्त्री करेंगे। एमए इकोनॉमिक्स वाले नहीं करेंगे अर्थशास्त्र। अगर आप ऐसे लोगों को अगर बिठा लेंगे और जिसने डिफेंस स्टडी में अगर वो बीए और एमए में सब्जेक्ट ले लिया और सोच रहे हैं कि वो डिफेंस मिनिस्टर बनाकर वो कायाकल्प हो जाएगा, तो उससे भी कायाकल्प नहीं होगा और ना नींबू और मिर्च लटकाने से कायाकल्प होगा। तो सवाल है कि इस राजनीति से हमको अलग होना चाहिए। मैं बिल्कुल अलग होकर उनका एक देखा जाए, देखिए, एक वो परिपक्व है, परिपक्वता उन्होंने दिखाई है, अपनी बातचीत में दिखाई है, अपने विषयों के अध्ययन में दिखाई है। उनके जो जवाब है, उनके जवाब दिखा रहे हैं कि वो परिपक्व हैं और समझने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, अगर वो समझने के लिए तैयार है, कुछ नया सुनने के लिए तैयार है, तभी तो कुछ काम करेगा, तभी तो सुन पाएगा। आज आप देखिए, मनमोहन सिंह बहुत काबिल थे, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन जो उन्होंने एनएसी बनाई थी, एनएसी बहुत जबरदस्त थी, उसमें एक से एक दिग्गज लोग थे। वहां से क्या चीजें निकली एनएसी से, ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए, जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी। लेकिन आज हम लोग 9 साल के अंदर हम लोगों ने ये पाया कि अब तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, केवल बोलने वाला है। तो सवाल है कि जो सुनेगा तभी समझेगा। और कोई भी, देखिए, व्यक्ति बड़ा तभी होता है जब उसके, अकबर के लिए बारे में भी बात की जाती है तो क्या बात की जाती है कि उसके पास नवरत्न थे। नवरत्न क्या थे? हर विषय के पारंगत लोग थे ना। एनएसी क्या थे? हर विषय के पारंगत लोग थे ना। तो जब आप सुनेंगे तभी आपकी बातें होंगी, अदरवाइज वो सुनने के लिए तैयार है। इसलिए मुझे तो लगता है कि कुछ वो नया करने की स्थिति में भी आएंगे और जरूर होगा। आप ये मानकर चलिए, जैसे आईटी का दौर है, मैं बहुत छोटा सा एक देख बात खत्म कर रहा हूँ। जैसे आईटी के दौर में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें पता चला कि 9th क्लास के और 12th क्लास के और ग्रेजुएशन वाले बच्चों ने बड़ा कमाल दिखा दिया।
क्योंकि वो नया सोच पाए, आउट ऑफ बॉक्स सोच पाए। कोरोना के दौर में और उससे पहले जो मंदी वाले दौर में भी आए थे, हमारे प्रोफेसर साहब वो जानते होंगे, कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने बीए पास लड़कों को लिया था, हायर किया था। क्यों? इसलिए क्योंकि वो आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते थे। तो आज हम लोग को ये उम्मीद है कि राहुल गांधी आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं, क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार है। सुनना बहुत जरूरी है। धन्यवाद जी। भवेश जी, जिस तरह से राहुल गांधी बीजेपी से रुक नहीं रहे, उनका अपने एक प्रभाव है, और अभी लोग कहते हैं कि मोदी जी का विकल्प नहीं है, लेकिन विकल्प नहीं है लोग कहते हैं, लोग में फैलाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि राहुल गांधी विकल्प हो सकता है। इसलिए जाकर के जो अमित शाह जी बिहार जाते हैं और सवाल खड़ा करते हैं कि राहुल गांधी और मोदी में से कौन। तो क्या वो राहुल गांधी को वाकई विकल्प मानते हैं या नहीं मानते हैं? उनको एक अभी भी मजाक का विषय समझ रहे हैं बीजेपी के लोग, और अगर सीरियसली लेते हैं, अगर मजाक का समझ ले रहे हैं, तो फिर इतनी बड़ी लड़ाई उनके खिलाफ क्या है कि हर नेता उनके खिलाफ बोलने लगता है। और अगर वो जो है सीरियस है, तो क्या आप बीजेपी के लोग जो है रोक पाएंगे उनको, राहुल गांधी को नेता बनने से? देखिए, बीजेपी के लोग तो रोकने की कोशिश करेंगे। और आपने जब ये वीडियो दिखाया तो मुझे हंसी क्यों आई, क्योंकि देखिए, जो पार्टी प्रचारित करती है वो अपने नेता को देवता बना देती है, लेकिन मुझे लगता है लोकतंत्र में जनता को नेता रहने देना चाहिए। नेता से ऊपर जैसे ही हम बनाते हैं, उसकी सजा वही होती है जो इस वक्त देश भुगत रहा है। तो हम क्या वही परिस्थितियां दोबारा रिपीट करने देना चाहते हैं देश में? हम किसी व्यक्ति को इतना बड़ा देवता बना के, इतना बड़ा उनसे उम्मीद करके और उनको सत्ता पर बैठाएं और फिर 5 साल भी बर्दाश्त न कर सके। आप पूछ रहे हैं सीधे सीधे कि राहुल गांधी में क्या प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है? अगर आपका सवाल सीधा सीधा ये है क्या नरेंद्र मोदी का विकल्प बन सकते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि सकते हैं। राहुल गांधी में जो उनके पार्टी ने उनका प्रचार किया है, उससे अलग एक जो छवि बनी है पत्रकार के तौर पर, एक निष्पक्षता से अगर आप किसी व्यक्ति को ग्रो करते हुए देखते हैं, हम लोग एज ए जर्नलिस्ट बहुत सारी चीज़ों को वॉच करते हैं ना, अपने अंडर के लोगों को वॉच करते हैं, अपने ऊपर के लोगों को वॉच करते हैं कि वो किस तरह की बातें रखते हैं, किस तरह से सवाल रखते हैं, किस तरह के जनता के सवालों को पर चर्चा करते हैं, कौन से पहलू लेकर सामने आते हैं। तो एक जो ऑब्जर्वेशन का नजरिया होता है एक पत्रकार का, और लंबे समय तक आप राजनीति को मॉनिटर करते हैं, उस नजरिए से मैं मानता हूं कि इस देश को राहुल गांधी को एक मौका देना चाहिए। लेकिन इस देश में राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए बहाए गए हैं, और अभी भी आप कहीं पे अगर ये तर्क रखते हैं कि राहुल गांधी ने उस यात्रा के जरिए अपनी एक छवि बनाई है, राहुल गांधी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, राहुल गांधी इन चीज़ों को समझता है, राहुल गांधी इन चीज़ों की समझ रखता है, तो लोग कहेंगे आप क्या बात कर रहे हैं। तो इस देश में 30% जनता के मन में वो व्हाट्सएप का मैसेज वो जिंदा है। क्या कांग्रेस उसको खत्म कर पाएगी? क्या कांग्रेस ने भारी भूल की जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी के पास अवसर था किसी विभाग में काम करके किसी इनोवेटिव अपना इनोवेशन दिखाते, उन्होंने किया नहीं। तो अब जो उनको नई सरकार बनेगी, क्या नए लोग उनको मौका देना चाहेंगे? अगर मौका देना चाहेंगे और वो परफॉर्म करेंगे तो देश उनको सिर माथे पर उठाएगा। कई बार भारत में तो देवता भी बना लेते हैं, मोदी जी फिलहाल जो है देवता है, बहुत सारे लोगों के लिए देवता है। मंदिर नहीं बना है, कई जगह मंदिर भी बन गया है, कई लोग उससे भी ऊपर उनको पूजते हैं, और ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी नहीं रहेंगे तो ये देश चलेगा ही नहीं। तो मुझे लगता है राजनीति एक ऐसे विमर्श में पहुंच गया है जहां से उसको वापस लौटकर जमीन पर खड़े होने की जरूरत है, जहां पर लौटकर उसको ये सोचने की जरूरत है कि भारत सोने की चिड़िया तो है, लेकिन सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं कि एक कल्पना कर लिया जाए कि ये इस भारत का नक्शा में सोने की चिड़िया को फिट कर दे और ये सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया मतलब क्या? जो कहते हैं और जो जमीन पर जो सच्चाई उतर सकती है उतना ही समझें। हम राहुल गांधी को उतना ही समझें कि एक सुलझा हुआ नेता है, और अगर अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को प्रभावित करके अपनी पार्टी को जितवा सकता है, जिता दे, और अगर वो एक साफ सुथरा प्रशासन दे सकता है, लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकता है, भारत को, बढ़ते हुए भारत को
आगे बढ़ते हुए भारत को और तेजी से आगे बढ़ा सकता है, समाज में जो वैमनस्य बढ़ रहा है उसको कैसे घटा सकता है, ये सब कर सकता है। तो ये सब करने का हमको अवसर देना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। तो आपकी एक लाइन को मैं पकड़ते हुए समाप्त करता हूं कि जो नेता को नेता ही रहने दीजिए, उसे भगवान मत बनाइए। गांधी के बारे में भी नेहरू ने यह कहा था कि आप उनको, गांधी को पूजनीय मतलब उस लेवल पे मत खड़ा कर दीजिए जहां से गांधी बनना मुश्किल हो जाए, गांधी की राह पे चलना मुश्किल हो जाए। तो राहुल गांधी तो खैर बहुत अभी लंबी यात्रा है उनकी, अभी बहुत कुछ नहीं किया उन्होंने, अभी अपनी छवि के लिए ही लड़ रहे हैं, अभी उनको पहले अपनी छवि तोड़नी है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है मुझे लग रहा है कि नागरिकों को तय करना है कि उनका नेता कौन है, और मुझे लगता है ये धुंध छट रहा है और 2024 के चुनाव में वो अपना नेता अपने तरीके से चुनेंगे। और ये जो मैंने वीडियो दिखाया जिस पे भवेश जी ने कहा, वो वीडियो दिखाने का पर्पस यही है कि जो है अगर किसी पार्टी तो अपना प्रचार करेगी, अपने नेताओं को प्रचारित करेगी, लेकिन क्या पत्रकारों को भी इस तरह के प्रचार के एजेंडे में फंसना चाहिए? तो मैं कहूंगा नहीं फंसना चाहिए, लेकिन उसके माध्यम से ये भी समझने की कोशिश करनी होगी कि क्या नागरिक इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि फाइनली नागरिक को अभी समझना है कि उनको नेता कैसा चाहिए। वो नेता सूट बूट वाले नेता चाहिए, वो नेता ढोंग करने वाला नेता चाहिए, वो नेता चाहिए जो उसके साथ दिन रात या जब भी दुख का समय आ जाए तो खड़ा हो, केवल भाषण न करे। आप लोग आए, प्रोफेसर स्वामी जी, कुमार भवेश, सुनील शुक्ला जी, आलोक भदौरिया साहब, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दर्शक जो आप सब देख रहे थे, आप सबका भी आभार। और मैं कहूंगा कि हमारा कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारी जो भी हमारे बारे में अपनी राय रखते हैं वो भी प्रकट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।